हेलो एवरीवन। आज 25 नवंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे करंट अफेयर्स को डिस्कशन करते हैं, पूरे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पर्पज़ क्या होता है कि तो करंट अफेयर जो चल रहा है आपका उसको आप जानो, साथ ही उसका स्टैटिक भी आप जानो। और ये यूपीएससी फॉर्मेट में, क्यों? क्योंकि यूपीएससी फॉर्मेट जब आप देखते हैं 3 स्टेटमेंट में, तो आपको तीनों स्टेटमेंट में जो फैक्ट्स होते हैं वो सारे याद हो जाते हैं। एडिशनल में फैक्ट बताता हूँ वो भी याद होता है, साथ ही आपको कैसे उसे अटेम्प्ट करना है ये भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 10 एमसीक्यू यहाँ पे टॉप 10 जो न्यूज़ रहती है पीआईबी में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, द हिंदू में, वेरियस सोर्स से 10 न्यूज़ यहाँ पे ली जाती है और उनके एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी दिया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दिया जाता है। तो चलिए, अगर आपका पहला दिन है तो आप एक बार जरूर इस डिस्कशन को देखिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, फ्री में पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है किसको लेके है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम को लेके है। किसको लेके है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम को लेके है। चलिए, न्यूज़ में क्यों था कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 2025 में कुछ बदलाव हुए हैं। मतलब क्या है? पहले अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जिसे सीजीएस बोला जाता था, वो जो स्कीम हुआ करती थी, इसे मैं और डार्क रेड ले लेता हूँ। तो जो सीजीएस स्कीम हुआ करती थी, इसको लेकर जो एक्ट बना था, कब बना था? 1988 में इसकी स्कीम आई थी। उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है 2025 में। ठीक है, तो ये न्यूज़ में आ गया। कैपिटल गेन होता क्या है? तो देखिए, कैपिटल गेन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल है और उसमें क्या करें, उसमें आप अतिरिक्त आय की प्राप्ति कर रहे हैं। लेट सपोज 2 टाइप के कैपिटल गेन होते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल, है ना, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर 1 साल के अंदर कोई संपत्ति आपके पास, उसको बेच रहे हैं, तो उससे जो एक्सटर्नल बेनिफिट आपको मिल रहा है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। वहीं लॉन्ग टर्म, जैसे कोई आपकी लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है ना, लंबे समय तक रखने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, कुछ बेनिफिट भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो उसको लेके यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे किए जा रहे हैं। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। CGAS allow taxpayer to temporarily park unutilized long-term capital gains in a designated bank account until they reinvested eligible। मतलब क्या कि CGS जो होता है, करदाताओं को जो दीर्घकालिक पूंजी लाभ हो तब तक निर्दिष्ट बैंक में अस्थायी रूप से रखने की अनुमति देता है, जब तक वो इसे पात्र परिसंपत्तियों पुनर्निवेश ना कर दें। सब कुछ आसानी से बताऊंगा, सब आराम से आप सिर्फ देखिए, बैठे सुनिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर CGS। तो शॉर्ट टर्म के बारे में मैंने आपको बताया, जो 1 साल के अंदर की होती है उस शॉर्ट टर्म कहा जाता है, वह भी इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है। तीसरा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? तीसरा है 2025 के अमेंडमेंट में केवल पब्लिक सेक्टर बैंक को ही ऑपरेट करने की परमिशन दी गई है। चलिए, अब क्या है ये सारा मामला मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी के इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 54। सेक्शन 54 में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, या पूंजी से जो प्राप्त आय होती है, उसमें अगर आपको या उसकी कर लेबिलिटी से बचना हो, है ना, तो 3 वर्ष के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पुनर्निवेश करना पड़ेगा, है ना। और ऐसा कुछ होता है जब ITR आप बने, तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए 1988 में एक एक्ट लाएगी, स्कीम लाएगी, है ना, जहाँ पे ये प्रयास किया गया। परंतु बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे थे जो, हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ लाएगी। अब ये जो लाया गया अधिनियम, ये स्कीम लाएगी, वो किसके लिए लाएगी थी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छूट देने का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है एलिमिनेट हो जाता है, पहला तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, सिर्फ यहाँ पे इतना मामला नहीं है। हु कैन डिपॉजिट इन CGS, कौन इसमें करदाता, कौन जमा कर सकता है CGS? तो कोई भी करदाता, है ना। जैसे मान चलिए आपके पास कोई संपत्ति है, मान लीजिए आपका नाम A है, आपके पास संपत्ति है, आपकी संपत्ति में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको प्राप्त हो रहा है ना। मतलब आपके पास संपत्ति जमीन रखी गई, लेकिन आपकी जमीन है, उसका रेट बढ़ गया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? इस स्कीम में क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। कह सकते हैं भाई कि मैं इंडिविजुअल हूँ, या मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली संबंधित हुई, CF से है, या तो आपकी कंपनी कोई ट्रस्ट है ना, तो वो सभी क्या हो जाएंगी? इस स्कीम के तहत पात्र हो जाए। उनको कुछ छूट दी जाएगी कि ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो अतिरिक्त आय हुई है उसे री इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, है ना, उससे हम क्या है, आपको कर में छूट देंगे। ऐसा प्रावधान यहाँ पे होता है। ठीक है। अब पहले क्या होता था कि पहले कुछ लिमिटेड बैंक्स तक थे। अभी जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें क्या किया जा रहा है कि प्राइवेट बैंक को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, किन बैंकों को? प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड किया जा रहा है। पहली बात ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 13 बोल दिया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें केवल प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी एलिजिबल हैं, नॉन रूरल ब्रांचेस भी एलिजिबल हैं, है ना। तो ये सभी एलिजिबल हैं, बहुत सारी को एलिजिबल यहाँ पे किया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे जाननी थी। अब अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कौन सा?
वन, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे न्यूज में था अरोमाइन ओ के बारे में। चलिए क्यों न्यूज में था अभी देख लेते हैं। देखिए क्या है, भारत में बहुत सारे खाद्य पदार्थ फूड प्रोडक्ट होते हैं। उन फूड प्रोडक्ट में आप देखो कलर बहुत होता है, मतलब क्या कृत्रिम रंग दिया जाता है, उसे कहा जाता है सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाइज उनको बोला जाता है, मतलब उन्हें नॉन परमिटेड होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। अब ये लगातार समस्या आ रही है, उसमें एक एलिमेंट है या एक सबसे जिद्दी कलर, अगर आप बात करें परसिस्टेंट कलर बोलें, उसे कहा जाता है आरोमाइन ओ। अब आरोमाइन ओ एक सिंथेटिक येलो डाई होती है। किस तरह की डाई होती है? येलो डाई होती है, जिसे डाई मेथिलाइन और फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है इसे? डाई मेथिलाइन, आप लिख सकते हैं डाईमेथिलाइन और फॉर्मल्डिहाइड। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए, बोलता हूँ तो आप लोग रोक के लिख लिया करिए, ठीक है ना। तो ये इस वजह से अगर हम बात करें, इसका एक रंग अपना बनता है। तो अगर हम बात करें, भारत है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट है, वो फूड में कलर की परमिशन नहीं देता। वो कहते हैं भाई फूड में कलर इस तरह का आप मत करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। लीवर है, चाहे किडनी है, स्प्लीन है, तो इसमें इनलार्जमेंट की समस्या, बहुत सारी समस्या, कैंसरोजेनिक भी होते हैं, मतलब कैंसर कारक भी ये होता है। इसकी समस्या हाल में देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये यूज ज़्यादातर कहाँ होता है? ज़्यादातर अगर हम देखें टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है, ठीक। अब ये जो न्यूज़ थी कहीं ना कहीं चर्चा में बनी, तो ये जो कीवर्ड है ना, ये आपके लिए चर्चा में आ जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। आरोमाइन जो सिंथेटिक इंडस्ट्रियल डाई नॉट अप्रूवल फॉर फूड यूजेज इन इंडिया, इसको खाद्य पदार्थों में अनुमति नहीं दी गई है भारत में, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा, इट इज़ नोन एज कॉज ऑफ म्यूटेजेनिक कार्सिनोजेनिक, इससे क्या होता है म्यूटेजेनिक समस्या होती है और कैंसर की भी समस्याएं इससे होती हैं। यह भी स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, द IRAC इज क्लासिफाइड आरोमाइन ओ एज ए ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक। IRAC आरोमाइन ओ को कार्सिनोजेनिक क्लास 1 में क्लासीफाई यहाँ पे किया गया, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। जो दूसरा ऑप्शन है ना, इसे ग्रुप ए में नहीं डाला गया, बल्कि अगर आप देखोगे तो कौन से ग्रुप, IARC ने इसे ग्रुप 2B में डाला है। अब ICARC क्या है, IARC क्या है बेसिकली? तो IARC का नाम क्या है अगर आप देखें तो IARC का नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो इसने जो कार्सिनोजेनिक कारण की वजह से इसे ग्रुप 2B में डाल रखा है। तो द हिंदू में न्यूज़ थी, इसलिए हमने इसको कवर यहाँ पे किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पोस्टोजना केव के बारे में है। अब ये स्टेटमेंट न्यूज क्यों में थी, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्यों थी। पोलैंड हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पोलैंड है, पोलैंड के अलावा अगर हम USA है, स्लोवेनिया है, तो यहाँ के जो रिसर्चर्स ने उसने पाया कि स्टेगमाइट के आकार की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसे समीकरण यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो कुछ नमूने मिले हैं केव्स के यहाँ पे। तो ये न्यूज़ थी अर्थ एंड साइंस में, जिस वजह से हमने यहाँ पे इसको देखा। अब चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि जो पोस्टोजेनिक केव्स है, लाइमस्टोन केव सिस्टम है, लोकेटेड स्लोवेनिया में। तो स्लोवेनिया में ये लोकेटेड है ना, एक चूना पत्थर गुफा प्रणाली है। दूसरा, इट वाज कार्ड बाय द प्यूका रिवर, इसे प्यूका नदी में तराशा है। तीसरा स्टेटमेंट है द केव ग्रो 1 सेंटीमीटर स्टेलग्माइट एवरी 10 ईयर, इससे 10 वर्षों में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। ये जो बोला जा रहा है ना, तो ये 10 ईयर में नहीं बल्कि 100 सालों में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। ये देख लेते हैं क्या, देखिए पोस्टोनजा केव है क्या, तो वेस्ट स्लोवेनिया है, यहाँ पर ये केव स्थित है। लगभग 24 किलोमीटर लंबी गुफा एक सिस्टम है, ठीक है। और ये लाखों वर्ष में किस रिवर के द्वारा बनाई गई? तो पिवका रिवर है। कौन सी रिवर? पिवका रिवर। कहाँ पे? स्लोवेनिया में। तो हो सकता है UPSC पेयर्स में दे दे, है ना, क्योंकि न्यूज में थी। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। अब ये अगर लैंड के अंदर बहती रहती है नदी, इस वजह से इसने क्या किया, कुछ इस तरह के सिस्टम्स यहाँ पे बनाए हैं। अब इसकी खोज तो काफ़ी पहले हुई थी, पहले ऐसा नहीं कि अभी खोज हुई है। तो एक तरह की कास्ट आकार की गुफा है, क्या कास्ट केव है। तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ और ज़्यादा न्यूज यहाँ पे नहीं देखना है, बस इतना आपको पता है कौन सी रिवर किनारे है, किस देश में स्थित है, तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा अटेम्प्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे किसके बारे में है? अगला स्टेटमेंट यहाँ पे पझायार के बारे में, पझियार रिवर के बारे में है। तो न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था कि नागरकोइल, अगर हम बात करें
नागरकोइल में पजहार रिवर के कई स्थानों पर अगर हम देखें सीवेज की या डंपिंग की समस्या देखने को मिल रही है ना, जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के संबंध में चर्चा का विषय है। तो ये पजहार रिवर ये है कहाँ, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड, तमिलनाडु, कन्याकुमारी में लोकेटेड है। कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु है मेन लैंड का, आपको पता ही है। अब अगर हम बात करें तो ये महेंद्रगिरी की जो हिल्स है उसकी ढालों में इसका इमरजेंस होता है। तो कहाँ से निकलती है, तो महेंद्रगिरी हिल से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब किधर की ओर बहती है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। और कहाँ पे जाती है, अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है, अरब सागर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी ट्रिब्यूटरी है पोइजार है, कोयया है। तो देखिए ट्रिब्यूटरी तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि छोटी नदी ऑलरेडी ये है, लेकिन जो इस रवि नदी कहाँ से निकलती है इंपॉर्टेंट है, कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है। अगर आपको इतना पता है कि महेंद्रगिरी से निकलती है, वेस्ट साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और अरब सागर में जाती है, ये मोर देन सफिशियंट है आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है कि पजहार रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द महेंद्रगिरी हिल्स, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इट फ्लो वेस्टवर्ड एंड ड्रेन इन द अरेबियन सी, दैट इज ऑल्सो राइट कि अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। इसकी कोई उपनदी नहीं, तो ऐसा हो सकता है कोई नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी ना हो, तो रेयर ही ऐसा होगा, शायद कहीं हो। हर एक नदी की ट्रिब्यूटरी तो अपनी होती है, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे न्यूज में था, हैमर वेपन सिस्टम। अब आखिर न्यूज में ऐसा क्यों था कि हम यहाँ पे यूपीएससी में करंट अफेयर में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, बीईएल है, और सेफ्रॉन इलेक्ट्रिक एंड डिफेंस है, सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस है, उन्होंने हाल में हैमर वेपन सिस्टम के लिए ज्वाइंट वेंचर कॉपरेशन एग्रीमेंट में क्या किए हैं, साइन किए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखें, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ थी। अब हैमर वेपन सिस्टम क्यों बोला जाता है, हैमर का फुल फॉर्म है हाईली अजाइल मैनोवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। और ये किस तरह का है, एयर टू ग्राउंड प्रिजनर गाइडेड वेपन सिस्टम है, एयर से ग्राउंड में, ठीक है ना। जिसे जो फ्रांसीसी कंपनी है सेफ्रॉन, ये कौन सी कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है ना। ये कौन सी कंपनी है, भारत वाली, ये इंडियन कंपनी है। तो इसे ग्लाइड बॉम्बे से बोला जाता है, जिसकी रेंज अगर आप देखो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें 250 किलोग्राम के, 500 किलोग्राम के, 1000 किलोग्राम के बम भी इसमें शिफ्ट किए जा सकते हैं इस वेपन सिस्टम में। अब इसकी खासियत क्या है कि इसको इंटरसेप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, टफ नट्स, तो बहुत डिफिकल्ट है इसको क्या करना। और भारत के पास राफेल सिस्टम है ना। इसके अलावा भारत के पास तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इनसे क्या किया जा सकता है, इसको यूज यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो एक तरह का ये क्या है, प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम है। अब प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम आखिर होता क्या, तो एक तरह के ऐसे वेपन्स होते हैं जिनका पर्पस क्या होता है, पॉइंट को टारगेट करके उसको नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है ना, जिससे कोलेट्रल डैमेज भी कम होगा। उन्हें स्मार्ट बम भी बोला जाता है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ थी, हमने यहाँ पर देखा। चलिए स्टेटमेंट है कि हमारी जो प्रिसीजन गाइड एयर टू ग्राउंड म्यूटेशन सिस्टम, और ये सेफ्रॉन फ्रांसी कंपनी सेफ्रॉन का है, ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है यहाँ पे। दूसरा, इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, यह भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है अप टू। तीसरा, इट कैन बी फिटेड ओनली 1000 किलोग्राम, मत केवल 1000 किलोग्राम में नहीं, यहाँ पे मैंने आपको पता 250 है, 500, 1000 सभी बॉम्ब यहाँ पे इसमें एडजस्ट किए जा सकते हैं। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, जो न्यूज़ में था। क्या था न्यूज़ में, आइए देखते हैं। ISEA प्रोजेक्ट न्यूज़ में था। चलिए सब कुछ पहले समझ लेते हैं ISEA के बारे में। देखिए ISEA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडुकेशन अवेयरनेस प्रोजेक्ट, कौन सा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडुकेशन अवेयरनेस और प्रोजेक्ट, इसे बोला जाता है ICA। ये किसका प्रोजेक्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। तो हाल में इंफॉर्मेशन एडुकेशन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है, अब ये इसका प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, CSIC 1.0 लॉन्च किया गया है। साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज, क्या, साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया। तो एक तो ये आपने समझ लिया कि इसका कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या लॉन्च किया गया है। अब ICA प्रोजेक्ट ऐसा है क्या जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रोजेक्ट को 2005 में स्टार्ट किया गया था ICA प्रोजेक्ट को, और 2023 में अपने 3rd फेज में ये पहुँचा है, ठीक है, 3rd फेज में। इसका पर्पज़ क्या था कि जो ITA है, या अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, उसको और ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना, HR को डेवलप करना, ठीक है, जिससे साइबर हाइजीन क्रिएट हो, साइबर सिक्योरिटी क्रिएट हो और साइबर अवेयरनेस क्रिएट हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखें। मेंस में भी जब आप लिखते हैं तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें आप लिख सकते हैं, जो
मल्टीपर्पज़ जिनके होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये जो परियोजना हब एंड स्पोक मॉडल में काम करती है, मतलब एक सेंटर उसकी कई सारी ब्रांचेज इस तरह के मॉडल में काम करती है, जहाँ पे 50 से ज़्यादा संस्थाओं में लागू किया जाता है, ठीक है, चाहे सीडेक हो या अगर IITs है, सबके माध्यम से इसे काम किया जाता है। तो जैसे 1.0 जब इसका डेवलप किया गया MIT के द्वारा, तो इसमें जो रिसर्चर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको रियल जो वर्ल्ड है उसमें जो साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे हैं उन पर काम करने हैं, तो इसे लॉन्च किया गया था। उस अवेयरनेस के संबंध में भी ये था, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। IC प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड बाय मेटी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, मेटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दूसरा, अटेम्प्ट टू बिल्ड ह्यूमन रिसोर्स अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी, इसका पर्पज साइबर सुरक्षा मानव संसाधन का निर्माण करना, यह भी करेक्ट है। ये केवल IITs और NITs में लागू किया जाता है। यह जो स्टेटमेंट है देखिए, ये हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे गलत है। इसके अलावा सीडेक है, NILTS है, वहाँ पे भी 50 से ज़्यादा संस्थानों में इसको लागू किया जाता है। तो 1-2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बन रहा है? स्टेटमेंट है एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर डेवलपमेंट डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। क्या है? काफ़ी बड़ा नाम, इसका फुल फॉर्म देख, APDIM, एशिया पैसिफिक सेंटर ऑफ डेवलपमेंट डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसका अभी 10th सेशन अभी होने वाला है, मतलब 10th सेशन आयोजित किया गया है। ये न्यूज़ किस में थी? PIB में थी। तो इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क डाटा गवर्नेंस, ये यहाँ पे पर्पज है। अब अगर हम बात करें तो APDIM है ना, ये किसका रीजनल इंस्टीट्यूशन है? तो UNESCAP, इसका क्या है? ये एक रीजनल सिस्टम है। अब इसका फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। इसका पर्पज है एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और डिजास्टर रिस्क से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका उपयोग करना, है ना। तो ये सब यहाँ पे इसका पर्पज है ग्लोबली। तो यहाँ पे इसका एक रीजनल इंस्टीट्यूट है अंडर UNESCAP। तो ये बात एकदम करेक्ट है। इसका हेडक्वार्टर तेहरान ईरान में है। ये यहाँ पे कहा ना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तेहरान में। अभी बैठक में तो इसकी तो दिल्ली में हो रही है, ठीक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर तेहरान में यहाँ पे कहना चाह रहा है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है? इंडिया इज मेंबर ऑफ APDIM गवर्निंग काउंसिल। भारत इस जो गवर्निंग काउंसिल इसका मेंबर है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ईरान तेहरान में इसका हेडक्वार्टर है और भारत 2022 से लेकर 2025 तक गवर्निंग काउंसिल के इसका सदस्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, किसके बारे में है यहाँ पे? तो हाईली गुबी वॉल्केनो के बारे में है कि 10,000 साल बाद अगर हम देखें पहली बार ये फटा है, इरप्ट हुआ है। द हिंदू में न्यूज़ थी हाईली गुबली वॉल्केनो के बारे में। तो इसका अफार रीजन में, इथियोपिया के अफार रीजन में कहते हैं दिल्ली तक इसके धुएँ आए हैं। तो ये इस रीजन में है। अब इथियोपिया अगर आपने अफ्रीका का मैप देख रखा होगा, ठीक है, तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। तो इथियोपिया कैपिटल क्या है? आदिस अबाब ये कैपिटल है। ये भी आप याद रखिए, कभी ऐसा आ सकता है, आदिस अबाब कैपिटल है, ठीक है। अब ये किस तरह का वॉल्केनो? शील्ड वॉल्केनो, एक तरह का शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। और वहाँ पे दनाकिल करके एक डिप्रेशन, दनाकिल डिप्रेशन, वहाँ से ये उठा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ आर्तले आल वोल्केनो रेंज। तो अर्ता अले ज्वालामुखी श्रृंखला का हिस्सा है, करेक्ट है। सील्ड वॉल्केनो की वजह से विस्कोसिटी वाला लावा और खड़ी ढलानें इसकी होती हैं, ये यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। अगर हम बात करें सील्ड वाला जो ज्वालामुखी होता है ना, उसमें हाई विस्कोसिटी नहीं होती बल्कि लो विस्कोसिटी होती है। और वो किस तरह का होता है? लावा उसका बेसाल्टिक होता है और स्लो स्टेप वाले होते हैं, ठीक है ना। खड़ी ढलान नहीं बल्कि स्लो स्टेप वाले होते हैं, ठीक है, इस टाइप के होते हैं, खड़ी ढलान नहीं होता उसमें। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देख कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे ऐश क्लाउड बना है, जो ऐश क्लाउड है ना इसमें, तो वो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बना है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐश क्लाउड ऐसा कुछ पूछ दे तो। भारत NCAP क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, MORT मोर्थ करके है। उन्होंने हाल में भारत NCAP 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया है, जो देश के क्रैश टेस्ट रेटिंग सिस्टम का विस्तारित एक्सटेंडेड एडिशन है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें, भारत NCAP असाइन कैर्स स्टार रेटिंग बेस्ड ऑन क्रैश सेफ्टी एंड असिस्ट फीचर्स। तो कारों को क्रैश सुरक्षा के आधार पर स्टार रेटिंग दी गई है। दूसरा, ओनली लेफ्ट हैंड ड्राइवर्स कार एलिजिबल टेस्टिंग अंडर प्रोग्राम, केवल लेफ्ट हैंड जो गाड़ियां हैं उसको वो एलिजिबल हैं इसके अंतर्गत। ये बात यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रही है, ठीक है, तो ये गलत है। इट इज़ द वॉलंटरी प्रोग्राम वेयर मैन्युफैक्चरर्स बेयर द कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। ये स्वैच्छिक कार्यक्रम जिसमें निर्माता जो है स्वयं वहन करेंगे इसकी कॉस्टिंग। यह बात यहाँ पे एकदम यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च बेसिकली करा देखो 2023 में किया गया था, इसे 22 अगस्त के आसपास, अक्टूबर में शुरू किया गया था।
अभी क्या हो रहा है, अभी इसका 2.0 वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिस वजह से चर्चा में आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट कौन सही हो जाएगा, सही स्टेटमेंट यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट इसका सही हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में है। अब स्पेशल लीव पिटीशन यहाँ पे क्या जम्मू कश्मीर लद्दाख में न्यूज़ में रहा है, जिस वजह से यहाँ पे चर्चा में आ गया। अरे आखिर होता क्या है स्पेशल पिटीशन लीग, तो स्पेशल जो पिटीशन लीग होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति मांगी जाती है। आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की यह शक्ति होती है कि किसी भी ट्रिब्यूनल या जुडिशरी का जो जजमेंट होता है, डिक्री होता है, उसके ऑर्डर से उसे स्पेशल लीव दे दे, जिससे वह कहीं और भी अप्लाई कर सके उसका कहीं राइट। तो एक तरह की राइट नहीं, ये बात हम भैया याद रखें। क्या स्पेशल पिटीशन राइट है, वो एकदम करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पर या विवेक पर डिपेंड करता है कि वो इस तरह के राइट देता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, अब इसे चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, एनजीओज हो, इंडिविजुअल्स हो, बिजनेसमैन हो, सभी क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, अब अगर जो SLP होती है वो किसके विरुद्ध जारी की, तो हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया या कोई किसी ट्रिब्यूनल का जजमेंट आ गया है ना, आर्म फोर्स का जो ट्रिब्यूनल वो छोड़ दिया जाए। फिर अगर कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसका भी जजमेंट आ गया तो उसको लेके यहाँ पे SLP जारी की जा सकती है। हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है तो अगर आप देखेंगे तो 90 दिन के भीतर जारी की जानी चाहिए, फिर उसको परमिशन मिलती है तो प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, SSP इल फाइल अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल, दैट इज राइट। यहाँ पे मिलिट्री ट्रिब्यूनल के अलावा किसी भी ट्रिब्यूनल का मामला हाई कोर्ट का है तो यहाँ पे से जारी किया जा सकता है। दूसरा, SLP कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये बात एकदम करेक्ट है, मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट की। तीसरा, डिसमिसल ऑफ SLP डज नॉट लीड द मर्ज ऑफ द लोअर कोर्ट ऑर्डर विद सुप्रीम कोर्ट। SLP खारिज से निचली अदालत के आदेश तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश मर्जर नहीं होता, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। या SLP खारिज होने पर मर्ज नहीं होता है, ये बात एकदम करेक्ट है। तो 1 और 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा लें, हम इसी टाइम पे डेली वीडियो अपलोड